आज हम कुछ अहम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों पर बात करने वाले हैं। जी। थोड़ी गहराई में जाकर देखेंगे कि इन खबरों का मतलब क्या है, इनके पीछे क्या चल रहा है। बिल्कुल। हमारे पास कुछ जानकारी है इन पर और हमारी कोशिश यही रहेगी कि मामला क्या है और इसका असर क्या हो सकता है उसे आसान शब्दों में समझें, एक साफ तस्वीर बनाने की कोशिश करेंगे। और आज के मुद्दे भी बड़े अलग अलग हैं, मतलब खेल से लेकर राजनीति तक, फिर समाज से जुड़े कानून और दुनिया भर की चिंताएं भी हैं, जैसे जलवायु परिवर्तन और व्यापारिक रिश्ते भी। हाँ, वो भी। तो देखते हैं ये सब आपस में कैसे जुड़ता है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं दिल्ली से। राजधानी में एक बड़े प्रोजेक्ट की बात चल रही है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम को लेकर। खबर है कि इसका पूरा कायाकल्प होना है। हाँ, ये खबर मैंने भी देखी और ये कोई छोटा मोटा रेनोवेशन नहीं है, प्लान काफी बड़ा लगता है। बड़ा मतलब जानकारी तो यही है कि इसे सिर्फ एक स्टेडियम नहीं बल्कि पूरी स्पोर्ट्स सिटी की तरह डेवलप करने का प्लान है। स्पोर्ट्स सिटी, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब सिर्फ स्टेडियम नहीं और भी बहुत कुछ। हाँ बिल्कुल। जैसे स्पोर्ट्स सिटी का जो कॉन्सेप्ट होता है ना, उसमें आमतौर पर मेन स्टेडियम के साथ साथ दूसरे खेलों के लिए भी वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग फैसिलिटीज होती हैं। अच्छा। हो सकता है एथलीट्स के रहने की जगह हो, स्पोर्ट्स साइंस सेंटर हो, मतलब पूरा एक इकोसिस्टम बनाने की सोच होती है, सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं। तो ये भारत में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मॉडर्न बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है ना, जैसा कि स्रोत भी कह रहे हैं। हाँ, कहा तो यही जा रहा है, और अगर ये ठीक से होता है तो ये वाकई बड़ा कदम हो सकता है। लेकिन इस आधुनिकता से उम्मीद क्या है? क्या सिर्फ मेडल ज्यादा आएंगे या कुछ और भी? क्योंकि बातें तो बड़ी होती हैं अक्सर। देखिए, मेडल तो एक नतीजा है, असल मकसद शायद वो माहौल बनाना जहां खेल को एक सीरियस प्रोफेशन की तरह देखा जाए। अच्छी फैसिलिटीज होंगी तो एथलीट्स को बेहतर ट्रेनिंग मिलेगी, है ना? हाँ, वो तो है। और हम बड़े इंटरनेशनल इवेंट्स भी होस्ट कर पाएंगे। इससे एक पूरी स्पोर्ट्स कल्चर को बढ़ावा मिलता है। मतलब खेल सिर्फ टाइम पास नहीं, एक करियर ऑप्शन भी बन सकता है, राष्ट्रीय गौरव से भी जुड़ता है फिर। समझ गई। मतलब सिर्फ बिल्डिंग्स बनाना नहीं, एक सोच बदलने की भी कोशिश। खैर, ये तो वक्त बताएगा कि ये कितना सफल होता है। बिल्कुल। चलिए, अब खेल के मैदान से निकलते हैं और राजनीति के अखाड़े में चलते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव का दूसरा और आखिरी फेज का प्रचार अब खत्म हो गया है। हाँ, अब चुनावी शोर थम गया है, सबकी नजरें अब वोटिंग पर हैं। बिहार की राजनीति तो हमेशा ही क्या कहते हैं, काफी पेचीदा रहती है। बिल्कुल। और कहा जा रहा है कि इसका असर सिर्फ बिहार तक नहीं रहेगा, मतलब राज्य की राजनीति और सेंटर स्टेट रिलेशन दोनों पर असर बढ़ेगा। ये कैसे होता है? बिहार के नतीजों से दिल्ली पर सीधा फर्क पड़ता है क्या? हाँ, बिल्कुल पड़ता है। बिहार देखिए लोकसभा सीटों के लिहाज से एक बहुत अहम राज्य है। ठीक है। तो यहाँ के जो विधानसभा चुनाव के नतीजे होते हैं ना, उन्हें अक्सर एक तरह से नेशनल मूड का इंडिकेटर माना जाता है। अच्छा। और दूसरी बात, राज्य में सरकार किसकी बनती है, इसका सीधा असर केंद्र सरकार के साथ उसके रिश्ते पे पड़ता है। मतलब? जैसे अगर राज्य में ऐसी पार्टी जीत जाए जो केंद्र में विपक्ष में है, तो फिर अक्सर खींचतान देखने को मिलती है, फंड्स को लेकर, योजनाओं को लागू करने को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो जाती है। और अगर राज्य और केंद्र में एक ही पार्टी या गठबंधन की सरकार हो तो आमतौर पर तालमेल बेहतर रहता है, काम आसानी से होते हैं। तो हाँ, बिहार के ये चुनाव सिर्फ राज्य का अगला मुख्यमंत्री तय नहीं करेंगे, बल्कि केंद्र राज्य संबंधों की केमिस्ट्री भी तय करेंगे, और उसका असर राष्ट्रीय राजनीति पर दिखेगा। समझ गई। मतलब पटना का फैसला दिल्ली में गूंजेगा। ठीक है। अब एक और राष्ट्रीय मुद्दे पर आते हैं जो समाज से जुड़ा है। असम सरकार, वहां विधानसभा में बहुविवाह निषेध विधेयक 2025 लाने की बात हुई है। जी हाँ, ये भी एक बड़ी घोषणा है। अगले साल इसे लाने का इरादा है। मतलब राज्य में एक से ज्यादा शादी करने पर रोक लगाने वाला कानून। और ऐसे मुद्दे अक्सर काफी बहस छेड़ देते हैं समाज में। हाँ, और जैसा कि जानकारी है, इसे सामाजिक न्याय और महिला अधिकारों से जुड़ा ऐतिहासिक कदम कहा जा रहा है। ऐसा क्यों? इसके पीछे क्या तर्क दिए जा रहे हैं? आमतौर पर जो लोग ऐसे कानूनों के पक्ष में होते हैं, उनका मानना है कि पॉलीगैमी यानी बहुविवाह महिलाओं की समानता और उनकी डिग्निटी, उनके सम्मान के खिलाफ है। अच्छा। तर्क ये होता है कि इससे महिलाएं अक्सर सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर स्थिति में आ जाती हैं, खासकर प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह के मामले में। इसे कई बार महिलाओं के शोषण का एक तरीका भी माना जाता है। तो इस पर रोक लगाने को विमेन एम्पावरमेंट और सोशल रिफॉर्म की तरह देखा जा रहा है। लेकिन ऐसे कानून जो लोगों की पर्सनल लाइफ, उनकी धार्मिक मान्यताओं से जुड़े होते हैं, उन पर विवाद भी तो होता है। क्या इस पहलू पर कुछ जानकारी है? स्रोत में सीधे विवाद का जिक्र नहीं है, पर यह बात सही है कि भारत में पर्सनल लॉ का मुद्दा हमेशा से बहुत सेंसिटिव रहा है। हाँ। तो एक तरफ तो इसे सोशल जस्टिस और जेंडर इक्वालिटी से जोड़ा जा रहा है,
लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग इसे अपने धार्मिक या कल्चरल मामलों में सरकार का दखल भी मान सकते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड वाली बहस भी तो इसी से जुड़ती है। बिल्कुल। तो जब ये बिल आएगा असेंबली में तो इस पर यकीनन काफी तीखी बहस होगी। कानूनी पहलू भी होंगे, सामाजिक भी और धार्मिक भी। ये वाकई एक मुश्किल और नाजुक मुद्दा है, इस पर नजर रखनी होगी। चलिए अब देश से बाहर निकलते हैं जरा, एक ग्लोबल चिंता की बात करते हैं। ब्राजील, वहां बेलिम शहर में COP30 क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई है। हाँ, कॉप यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। ये हर साल होती है और बहुत जरूरी मीटिंग होती है UN क्लाइमेट चेंज फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तहत। ये 30वीं मीटिंग है, इसलिए COP30। दुनिया भर की सरकारें आती हैं इसमें। हाँ, सब मिलकर क्लाइमेट चेंज से निपटने के रास्ते ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस बार का मेन एजेंडा क्या है? कहा जा रहा है कि मकसद है सभी देशों पर जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान को कम करने की जिम्मेदारी तय करना। ये कुछ अलग है क्या? जिम्मेदारी तो हमेशा ही तय करने की बात होती है। कोशिश तो हमेशा होती है, पर हर कॉप का अपना एक फोकस होता है। यहाँ जिम्मेदारी तय करने का मतलब शायद ये है कि जो एमिशन कम करने के टारगेट हैं उन्हें और ज्यादा एम्बिशियस बनाया जाए। अच्छा। और उन पर अमल कैसे हो, इस पर सहमति बने। हाँ। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी बात जो स्रोत में है वो ये कि ये कॉन्फ्रेंस जलवायु न्याय और विकासशील देशों के लिए वित्तीय सहायता पर केंद्रित है। ये पहलू अब बहुत अहम हो गया है। क्लाइमेट जस्टिस यानी जलवायु न्याय, ये शब्द हम सुनते तो हैं काफी। इसका ठीक ठीक मतलब क्या है और ये विकासशील देशों के लिए इतना जरूरी क्यों है? देखिए, क्लाइमेट जस्टिस का जो बेसिक आइडिया है वो ये है कि क्लाइमेट चेंज के कारण और उसके असर दोनों में बहुत असमानता है। मतलब अगर आप इतिहास देखें तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद से जो अमीर देश हैं, डेवलप्ड देश, उन्होंने ही सबसे ज्यादा कार्बन एमिशन किया है। हाँ, ये तो सही है। लेकिन क्लाइमेट चेंज का जो सबसे बुरा असर है, जैसे बाढ़, सूखा, सी लेवल बढ़ना, वो अक्सर गरीब और विकासशील देशों को झेलना पड़ रहा है, जिनके पास इससे निपटने के साधन भी कम है। तो जलवायु न्याय की मांग क्या है? मांग यह है कि अमीर देश न सिर्फ अपना एमिशन तेजी से घटाएं, बल्कि गरीब देशों को क्लीन एनर्जी अपनाने और क्लाइमेट चेंज के असर से बचने के लिए टेक्नोलॉजी और पैसा दोनों दें, फाइनेंशियल और टेक्निकल हेल्प। तो ये सिर्फ पर्यावरण का मुद्दा नहीं है, ये एक तरह से ऐतिहासिक जिम्मेदारी और आर्थिक बराबरी का भी सवाल बन जाता है। बिल्कुल। तो क्या COP30 में इस फाइनेंशियल मदद को लेकर कुछ ठोस होने की उम्मीद है? क्योंकि वादे तो बहुत होते हैं, पर मिलता कितना है ये हमेशा सवाल रहता है। हाँ, ये बहुत बड़ा मुद्दा है हमेशा से। डेवलप देशों ने पहले भी मदद का वादा किया था, पर या तो पैसा पूरा नहीं दिया या देर से दिया। अब विकासशील देश लॉस एंड डैमेज के लिए एक अलग फंड की मांग कर रहे हैं। लॉस एंड डैमेज? हाँ, मतलब क्लाइमेट चेंज से जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई के लिए। COP30 में इस पर बहुत जोर रहेगा। देखते हैं बेलीम में क्या होता है। ये सिर्फ पैसे का नहीं, भरोसे का भी सवाल है। अब सही कहा, भरोसा शायद सबसे बड़ी चुनौती यही है। चलिए अब आखिरी खबर पर आते हैं। ये व्यापार और डिप्लोमेसी से जुड़ी है। जयपुर में इंडिया स्टोन मार्ट नाम का एक ट्रेड फेयर चल रहा है जी, और खबर यह है कि इसमें तुर्की ने भी हिस्सा लिया है। हाँ, अब ये सुनने में तो एक आम सी खबर लग सकती है, लेकिन इसका जो बैकग्राउंड है वो इसे इंटरेस्टिंग बनाता है। बैकग्राउंड क्या है? जानकारी ये है कि तुर्की ने पहले इसी मेले में आने से मना कर दिया था, राजनीतिक कारणों से। अच्छा। तो अब उनका आना ये जरूर किसी बदलाव का संकेत है। और इस स्रोत भी यही कह रहा है कि ये भारत और तुर्की के बीच व्यापारिक संबंधों में सुधार का संकेत है। वो राजनीतिक कारण क्या थे ये तो अंदाजा ही लगा सकते हैं, पर इस बदलाव का मतलब क्या हो सकता है? क्या ये सिर्फ पत्थर के बिजनेस तक ही है? नहीं, दो देशों के रिश्ते जो होते हैं ना, वो कई लेयर वाले होते हैं। पॉलिटिकल टेंशन का असर अक्सर ट्रेड, कल्चर, टूरिज्म सब पर पड़ता है। तो तुर्की का पहले मना करना और अब आना ये दिखाता है कि या तो दोनों देशों के बीच बैकग्राउंड में कोई पॉजिटिव बातचीत हुई है, टेंशन कम हुई है, या फिर दोनों साइड अब ये सोच रहे हैं कि भाई व्यापार को राजनीतिक मतभेदों से अलग रखा जाए। स्टोन इंडस्ट्री शायद दोनों देशों के लिए जरूरी होगी और ऐसे मेले बिजनेस को सीधा बढ़ाते हैं, बायर सेलर्स मिलते हैं। तो इसे सिर्फ एक ट्रेड का कदम माने, या ये भी हो सकता है कि दोनों देशों के ठंडे पड़े डिप्लोमेटिक रिश्तों में भी थोड़ी गर्मी आने का सिग्नल हो? क्या ट्रेड डिप्लोमेसी का रास्ता खोल सकता है? इसकी पूरी संभावना होती है। ट्रेड अक्सर देशों को पास लाने का एक जरिया बनता है। जब इकोनॉमिक इंटरेस्ट जुड़ते हैं तो बातचीत के रास्ते खुलते हैं, एक दूसरे पर निर्भरता बढ़ती है, इससे पॉलिटिकल समझ भी बेहतर हो सकती है। लेकिन हाँ, ये सिर्फ एक ट्रेड फेयर है। इससे फौरन कोई बड़े डिप्लोमेटिक बदलाव की उम्मीद करना शायद जल्दबाजी होगी, पर ये एक पॉजिटिव साइन जरूर है। देखना होगा कि क्या ये ट्रेंड आगे बढ़ता है, क्या इसके बाद कोई हाई लेवल पॉलिटिकल बातचीत भी होती है
छोटे कदम ही अक्सर बड़े बदलाव की नींव रखते हैं। बिल्कुल। तो आज हमने कई अलग अलग मुद्दों पर बात की। दिल्ली में भविष्य के स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी योजना से लेकर बिहार के मौजूदा सियासी समीकरणों तक। हाँ, फिर असम में एक अहम सामाजिक कानून की बात हुई। और ग्लोबल लेवल पर ब्राजील में क्लाइमेट चेंज पर चल रही जद्दोजहद और भारत तुर्की के बीच बदलते व्यापारिक रिश्तों पर भी नजर डाली। हाँ, और ये सारी खबरें एक तरह से हमें याद दिलाती हैं कि दुनिया कितनी जुड़ी हुई है। लोकल लेवल पर कुछ होता है तो उसका असर नेशनल लेवल पे दिखता है। नेशनल कानून समाज में बहस पैदा करते हैं और ग्लोबल मुद्दे जैसे क्लाइमेट चेंज हो या जियोपॉलिटिक्स, वो हर देश की अंदरूनी और बाहरी नीतियों को बदलते हैं। एक जगह की लहर दूसरी जगह पहुंचती है। सही कहा। एक तरफ देश के अंदर बड़े बदलाव की कोशिशें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कानून हो, ये अपनी प्राथमिकताएं तय करती हैं, रिसोर्स मांगती हैं। हाँ। दूसरी तरफ ग्लोबल जिम्मेदारियां हैं, जैसे क्लाइमेट एक्शन, जिसमें सबको साथ आना जरूरी है। और साथ ही ट्रेड और डिप्लोमेसी में भी समीकरण बदल रहे हैं, नए मौके, नई चुनौतियां। और ये बैलेंस बनाना किसी भी देश के लिए आसान नहीं होता। बिल्कुल। और शायद यहीं पर आज की बातचीत हमें एक सवाल पर छोड़ जाती है कि जब किसी देश के सामने एक ही वक्त पर घरेलू मोर्चे पर बड़े लक्ष्य हों, जैसे विकास, सुधार और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारियां हों, जैसे क्लाइमेट एक्शन, डिप्लोमेटिक बैलेंस, तो वो इन अलग अलग और कभी-कभी एक दूसरे के उलट दिखने वाली प्राथमिकताओं में संतुलन कैसे बनाता है, किस चीज को तरजीह दी जाती है और क्यों, इस पर सोचा जा सकता है।